टाइटल देखकर आप चौंक गए होंगे कि भारत को इजराइल से क्या खतरा है। भारत के अंधभक्त भले ही इजराइल के डिफेंस में आ जाएं, लेकिन सरकारी खबर है, सरकार को पता है, इंडियन गवर्नमेंट को पता है, पूरी दुनिया के सामने ये बात आ चुकी है कि इजराइल की खतरनाक हरकत की वजह से भारत की एविएशन इंडस्ट्री खतरे में है। बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, वो भी जल्दी जल्दी आसान ज़बान में। इजराइल जंग में है या यूं कहूं नरसंहार कर रहा है। जब से जंग शुरू हुई है इजराइल डरा हुआ भी है, तो उसने दुश्मनों के जहाज़ों, ड्रोन और मिसाइलों को पकड़ने के लिए और उनकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कई देशों के एयर स्पेस में हैकिंग की है। आसान ज़बान कर रहा हूँ, हैकिंग की है। जब जहाज़ चलते हैं या गाइडेड मिसाइल चलती है, तो गाइडेड मिसाइल और जहाज़ एक तरह से जीपीएस से चलते हैं, जैसे आप अपनी गाड़ी में जीपीएस के ज़रिए कहीं जाते हैं। तो हवाई जहाज़ जो है रोड तो होता नहीं है, तो पायलट जो हैं जीपीएस के ज़रिए चलते हैं, नेविगेशन के ज़रिए चलते हैं। तो इजराइल क्या कर रहा है, इजिप्ट हो, जॉर्डन हो, ईरान हो, तुर्की हो और भी आसपास के देश, यहाँ तक कि पाकिस्तान और भारत का कश्मीर का इलाका और दिल्ली तक का एरिया, एयर स्पेस इजराइल के उस हैकिंग सिस्टम के निशाने पर है। वो जीपीएस हैक कर लेता है, टेक्निकली इसको स्पूफिंग कहा जाता है। जीपीएस स्पूफिंग यानी जीपीएस को हैक कर लेना, कंफ्यूज कर देना। ऐसी स्थिति में क्या होता है, इजराइल क्या करता है, जीपीएस को हैक कर लेता है और गलत सिग्नल भेजता है। तो होता क्या है, कभी कभी आपका इंटरनेट, जब गाड़ी से चल रहे हो आप, अब आपका मैप दिखा रहा है आपको लेफ़्ट मुड़ना है, आगे से 500 मीटर से लेफ़्ट मुड़ना है, और आपका जीपीएस वहीं पर अगर स्लो हो जाए, इंटरनेट स्लो हो जाए, तो आपको वो रास्ता, मतलब रास्ता इतना स्लो नेविगेट करेगा, इतना मैप स्लो चलेगा कि आप गलत रास्ते पे चले जाओगे। फिर आपको जब थोड़ा नेट सही मिलेगा, डेटा सही मिलेगा, तो आपको पता चलेगा अरे यार वो तो पीछे होना था, फिर आप यू टर्न लेके आओगे। तो जहाज़ों को इस तरह से कंफ्यूज कर रहा है इजराइल, जिसकी वजह से भारत के जो पैसेंजर विमान हैं जो ईरान, पाकिस्तान, तुर्की या इस तरफ जाते हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे में लगभग 15 महीने के अंदर 465 घटनाएं हो चुकी हैं और हमारे 1000 जहाज़, एक्सपर्ट के मुताबिक 1000 भारतीय विमानों को प्रॉब्लम हुई है पिछले 15 महीने में। पायलट्स ने बार बार ये कहा है कि जब हम ईरान से उड़ान भरते हैं, ये भारतीय पायलट कह रहे हैं, जब हम ईरान से उड़ान भरते हैं तब से लेकर तुर्की को जब तक हम क्रॉस नहीं कर देते, ये मसला होता रहता है, ये प्रॉब्लम आती रहती है और इसकी वजह से हमारी एविएशन काफ़ी ख़तरे में, हमारे जहाज़ ख़तरे में होते हैं। भाई सोचिए ना, जहाज़ हवा में है और अगर पायलट को डायरेक्शन ही ना मिले कि कहाँ जाना है, तो भाई क्या होगा, कितने बड़े हादसे हो सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट है, देखिए नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट इसलिए लगा रहा हूँ ताकि अंध भक्तों को यकीन हो कि ये इजराइल कर रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स कथित तौर पर जीपीएस स्पूफिंग नाम की एक स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रही है, जिससे दुश्मनों की गतिविधियों पर सख्त नज़र रखी जाती है। इससे दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन और रॉकेटों को कंफ्यूज किया जा सकता है। इजराइल के जीपीएस हमलों से भारत पर गंभीर असर हो रहा है। इन हमलों की वजह से भारतीय विमानों की सुरक्षा पर गंभीर तरह का मंडरा रहा है। दरअसल भारत में नवंबर 2023 से लेकर 2025 फरवरी के बीच, यानी 15 महीनों के दौरान विमानों के नेविगेशन सिस्टम में हस्तक्षेप की 465 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो काफ़ी टेंशन वाली हैं। इसमें से ज़्यादातर घटनाएं अमृतसर, जम्मू, पाकिस्तान की सीमा से लगे वाले क्षेत्रों में हैं। आपको बता दें, जीपीएस स्पूफिंग वो प्रक्रिया है जिसमें ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को रिसीवर को धोखा दे दिया जाता है और गलत सिग्नल भेजा जाता है। ये दुनिया के एविएशन सेक्टर के लिए खतरा तो है ही, लेकिन भारत की विमान इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। जीपीएस स्पूफिंग की वजह से फ्लाइटों को गलत जानकारियां मिलती हैं, जिससे उन्हें गलत नेविगेशन मिलता है, रियल टाइम डेटा नहीं मिलता, जिससे विमानों के नेविगेशन सिस्टम की विश्वसनीयता को समझौता करना पड़ता है, उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है, अब आपको अच्छे से पता है कि भारत के विमानों को सीधा खतरा, अब मान लीजिए अल्लाह ना करे एक एक जहाज़ में हमारे यहाँ कम से कम 80 लोग तो होते हैं और इंटरनेशनल फ़्लाइट में 400, 300, 200 ऐसे भी होते हैं। सोचिए अगर एक फ़्लाइट में अल्लाह ना करे कोई हादसा हो गया
तो एक साथ भारत के कितने लोगों की जान चली जाएगी। लेकिन अभी तक भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उधर खबर आ रही है कि उल्टा इजिप्ट ने हमास को धमकी दी है और 72 घंटे का टाइम दिया है। कहा है हथियार डाल दो, इजराइल के मुताबिक इजराइल से डील करो और इजरायली कैदियों को रिहा करो। 3 दिन का अल्टीमेटम इजिप्ट ने उल्टा हमास को दिया है। अब आगे जान लीजिए, जो रफ़ा के अंदर गाज़ा के लोग फंसे हुए हैं, तो वहाँ जो लोग रेस्क्यू करने वाले हैं, टीम जो है, जो रफ़ा से लोगों को निकालना चाहते हैं, इजराइल मना कर रहा है। इजराइल रफ़ा में लोगों को फंसे रहने देना चाहता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बमबारी करके गाज़ा के लोगों को वहीं दबा दिया जाए, मार दिया जाए। इससे पहले की रिपोर्ट में दिखाया और बताया मैंने कि 2 सीनियर पत्रकार भी मारे गए हैं गाज़ा के अंदर। इस पर अमेरिका ने सारा ठीकरा हमास पर फोड़ दिया। आधिकारिक बयान देते हुए हमास के खिलाफ बोलती हुई अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा कि ये जो कुछ भी गाज़ा में हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ हमास है। I would say that every single thing that's happening is a result of Hamas and its choices to drag that region down into a level of suffering that has been excruciating and has caused innumerable deaths. And of course, their reaction on October 7th, when there was a ceasefire and people were living in some relative peace, they decided to break that with an atrocity that was just certainly the most Jews killed in a single framework than during the Holocaust. And we also, I can tell you, we stand by Israel and its needs as it defends itself through this period of time, as we also work with them so that they don't need to defend themselves from the barbarity of an entity that has destroyed lives for generations and continues to. So for everyone, so many people who do so many jobs and who've lived different lives, and the children and the babies who didn't have a chance to seek their fortunes or their life dreams. अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से एक फिलिस्तीनियन अमेरिकी को, जिसके पास अमेरिका की भी नागरिकता है, उस स्टूडेंट को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उसने खुलासा किया था, सबूत रख दिए थे कि हमारे कॉलेज में ये जो प्रोफेसर है ये इजराइल की आईडीएफ में काम करता है और इजराइल की एजेंसियों के लिए काम करता है। सच बोलने का इनाम ये मिला कि उसे, जो खुद अमेरिकी है, उसको उस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। अब आपको याद होगा, कल भी बताया था और आज भी अपडेट दिया था कि गाज़ा के अंदर जो तुर्किश कैंसर हॉस्पिटल है, इजराइल की सेना ने बम मारकर उसे उड़ा दिया है। अब इजराइल ने उस पर सफाई दी है। इजरायली गवर्नमेंट ने कहा कि बिना परमिशन लिए, अपनी मर्जी से खुद फैसला लेकर आईडीएफ ने उस तुर्किश हॉस्पिटल को उड़ाया है, जिसके लिए हमने जांच बिठा दी है। उधर अमेरिका से इजराइल बात कर रहा है कि गाज़ा में कब्जा करने के बाद वहां पर मिलिट्री रूल किया जाएगा। इजराइल की जो फौज है वो वहां पर जो है राज करेगी और एक तरह से मिलिट्री ही उस गाज़ा को चलाएगी। इजराइल के 50% अब तक जो घायल सैनिक हैं, जो इजराइल के अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं, रिपोर्ट ये आई है उनमें से आधे, लगभग 50% जो इजरायली घायल सैनिक हैं वो मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, दिमागी तौर से बीमार हो गए हैं। इजराइल की विपक्ष की पार्टी के लीडर ने कहा है कि जो रिजर्व के सैनिक हैं उन्होंने देश तोड़ दिया है क्योंकि वो सेना में आना नहीं चाहते और जो सेना में हैं वो आगे लड़ना नहीं चाहते। और जो इजराइल की गवर्नमेंट है वो बजट बढ़ा नहीं रही है, बजट पास नहीं कर रही है और जो जांच है 7 अक्टूबर की, उसकी भी जांच के लिए रोड़ा डाल रही है, जिसकी वजह से इजराइल की गवर्नमेंट खुद खतरे में है। उधर ताज़ा तरीन ये जो विजुअल आप देख रहे हैं ये लेबनान से आई है। लेबनान में कार के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक करके एक व्यक्ति को इजराइल ने मार डाला है। एक इजरायली फिलिस्तीनी ने, जिसके पास इजराइल की नागरिकता है, उसने क्या करा, एक फिल्म बनाई, डायरेक्टर है बहुत बड़ा, उस फिल्म को पता है ऑस्कर मिल गया। भाई साहब ऑस्कर, ये फिल्म का पोस्टर है, फिल्म का नाम है नो अदर लैंड। इसको एक फिलिस्तीनी ने बनाया, डायरेक्ट भी फिलिस्तीनी ने किया, जिसके पास वो इजराइल के साथ मिलकर ही रहता है, लेकिन उसने मौका पाकर एक फिल्म बनाई नो अदर लैंड और इसमें कुछ यहूदियों ने भी साथ मिलकर काम किया। फिर हुआ क्या, वो फिल्म इतनी हिट हुई कि उसको ऑस्कर मिल गया। इस फिल्म के अंदर इजराइल की सच्चाई और फिलिस्तीनियों पर जुल्म का विवरण किया गया है, पूरी तरह से बताया गया है, जिसके बाद
वो जो इजरायली डायरेक्टर, फिलिस्तीनी इजरायली डायरेक्टर था, जब वो इजराइल वापस आया तो ये तस्वीर मैं पूरी दिखा नहीं सकता, इजरायली सेटलर्स ने, इजरायलियों ने उसको पकड़कर पीटा और उसका सर फाड़ दिया। उसके बाद इजराइल की सेना आई और इजराइल की सेना उस डायरेक्टर को किडनैप करके ले गई। ताज़ा जानकारी ये है कि अब उस डायरेक्टर का कुछ अता पता नहीं है। उधर इजराइल के कर्नल जनरल का, अब आप सुन लो, जो जनरल है वो अलग ही जोन में बात कर रहा है। वो अब ये कह रहा है कि हमास कोई इशू नहीं है गाज़ा में, इशू गाज़ा के लोग हैं, वो हमसे नफरत करते हैं, वो बारबरिक हैं, वो हमारे लिए ख़तरा हैं, वो इनोसेंट नहीं है। यानी अब हमास नहीं, जनता को ही ख़त्म करने की बात की जा रही है। सुन लीजिए। תקשיבי, חמאס זה לא הבעיה בעזה. חמאס הוא רק סימפטום של בעיה הרבה יותר גדולה. האוכלוסייה בעזה זה אספסוף ברברי. הפתרון היחיד בעזה, אם אנחנו לא רוצים לדמם את החיילים שלנו לעשרות שנים, כי הם בעזה לא יהיה חמאס, יהיה חמאס ב' וחמאס ג'. הפתרון היחיד זה החזון של טראמפ. अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने जो हमला करने की टीम बनती है, उनका एक ग्रुप बनाया गया सोशल मीडिया पर, प्राइवेट ग्रुप। उस ग्रुप के अंदर गलती से उन्होंने एक अमेरिकी पत्रकार को ऐड कर दिया। तो अमेरिकी पत्रकार को शुरू में लगा ये कोई प्रैंक है, मजाक है, भाई सेना मुझे अपने ग्रुप में शामिल क्यों कर रही है। लेकिन हमला करने से पहले, जैसे यमन पे हमला कर रही थी अमेरिकी सैनिक, तो अमेरिका जहां हमला करने वाला था उसकी एडवांस जानकारी उस ग्रुप में थी, क्योंकि बातचीत हो रही है कि भाई, जैसे आपके सामने कुछ ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ मैं, ये वही चैट लीक हो गई है जो पत्रकार ने शेयर करी है, जिसमें सेना आपस में बात कर रही है कहाँ पर हमला करना है, क्यों करना है, कितने बजे करना है, कैसे करना है और किस तरह से करना है। और उसके बाद पत्रकार ने देखा कि ये प्लानिंग के बाद एग्जैक्ट वैसा ही हमला यमन पे हुआ। तो इस चैट में एक और बात खुली है कि अगर यमन पलट कर हमला करता है सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी पर या इजिप्ट की ऑयल रिफाइनरी पर, तो हमें उसको बचाना है। यानी अमेरिका बचाएगा यमन के हमलों से सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी, क्योंकि आपको पता है यमन ने अभी कुछ दिन पहले धमकी दी थी सऊदी अरब को भी और तमाम अरब देशों को कि भैया अगर आपने अमेरिका और इजराइल का साथ दिया तो हम आपके ठिकानों पर हमला करेंगे। तो यहाँ इस चैट से ये खुलासा होता है कि अमेरिका सऊदी अरब और इजिप्ट का मददगार है। अब इसके बाद अमेरिका ने और ख़तरनाक जब यमन पर हमले किए हैं तो यमन का एक जनरल सीनियर अधिकारी मारा गया है। ईरान के खिलाफ अब एक बात का खुलासा इराक के ऑयल मिनिस्टर ने किया। इराक के ऑयल मिनिस्टर ने कहा कि हमारे नाम से जहाज़ पर इराक का नाम लगाकर, इराक का झंडा लगाकर ईरान कई देशों को ऑयल सप्लाई कर रहा था। ऐसे फर्जी नाम वाले ईरानी जहाज़ों और टैंकरों को अमेरिका ने सीज किया है। वहीं ईरान ने तुरंत झुटला दिया और ईरान ने कहा कि इराक जो बोल रहा है इसमें कोई सच नहीं है। उधर ईरान ने कहा है कि हम अमेरिका से इनडायरेक्ट बात करने को तैयार हैं और यूएई को ईरान ने चुना है। ईरान ने कहा है कि यूएई मीडिएशन करवाए, हम न्यूक्लियर डील पर बात करने को तैयार। हजरत अब्राहम अकॉर्ड के बाहर जो देश हैं, मुस्लिम देश, उन कई देशों ने, जैसे अजरबैजान है, उन्होंने भी इजराइल के साथ डील की हुई है। अब्राहम अकॉर्ड में तो नहीं है, लेकिन दोस्ती यारी अच्छी है। लेकिन ईरान को प्रेशर में लेने के लिए अजरबैजान को आधिकारिक तौर पर, चाहे जैसे मर्जी, इजराइल सोच रहा है कि अब्राहम अकॉर्ड के मुताबिक अपना दोस्त बना ले ताकि ईरान पर प्रेशर बने। उधर रूसी अधिकारी ने बताया है कि हमारे सोर्स के मुताबिक हमको ये पता चल रहा है कि इजराइल ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है। उधर यूरोपीय यूनियन की ऑफिशियल ने भी ईरान को धमका दिया है कि ईरान का जो परमाणु का ख्वाब है वो छोड़ दे। मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।